हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सीटेट का पेपर था। जिस भी बच्चे का सीटेट का पेपर था उसका क्या स्कोर रहा है आप मुझे बताइएगा, और मैं उसको भी सॉल्व करा रही हूँ कि जो जिस चीज़ का था वो अपना देख लीजिए। मैं साइंस का जो है वही आज सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन जो आपकी एसएसटी वगैरह की जो पीडीएफ रहेगी उसको भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगी कि क्या क्या सॉल्यूशन रहा है एसएसटी वाले पीडीएफ का भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड रुकिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो पहले सीडीपी करा रही हूँ। ठीक है, सीडीपी में पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षक द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम रूप में चित्रित किया जाता है। शिक्षक कारण है इसका, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वानुमान होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या आंसर लगाया है? जिसका भी एग्ज़ाम है वो मुझे बताइए। वैसे इसका आंसर क्या होगा वो आप बताइए। देखो मैं आंसर बता देती हूँ इसका क्या आंसर रहने वाला है। इसका आंसर है, मैंने लगा भी रखा है, ए और आर दोनों ही ये ठीक हैं। ठीक है, अपने अपने जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आप टिक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? बताना है जो तरीका नहीं है। नंबर 1 है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। या नंबर 2 है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ये तो ठीक है, एक अच्छा तरीका है। विद्यार्थियों में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना, ये भी अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो नहीं है वो है फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाता है, जो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? चलिए तो देख लेते हैं इसका सही मेल। पठन वैकल्य संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। गति सम्यक वैकल्य ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। गुणज वैकल्य कौन सा होता है? पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है लेखन वैकल्य, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर है वो है लेखन सूक्ष्म पेशीय कौशल, क्योंकि गलत जो सही है वो बताना है ना। लिखने में हमारी क्या होती है, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स और स्पेलिंग्स का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। किस चीज़ में उन्हें आसानी होती है? उन्हें आसानी होती है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। मीन्स उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, जो उनके लिए सूटेबल है वो काम करते हैं। उन्हें देखो, जो अजनबी होते हैं उनसे कम्युनिकेशन करने में भी उनको दिक्कत होती है। उनकी आंखों का जो संपर्क होता है बातचीत करते टाइम वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और गतिविधियों के बस तेज़ी से वो बराबर बदलाव करने में भी वो सक्षम नहीं होते हैं। क्योंकि वो जब कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते हैं तो वो ठीक से मिल ही नहीं पाते हैं लोग बागों से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सही नहीं होता है। क्या बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है? प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पनाशीलता भी कमज़ोर होती है। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की एक क्षमता भी हो सकती है।
बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो इसका आंसर होता है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको उनके अंदर किसी चीज़ की जिज्ञासा नहीं होती है, ना ही वो कमज़ोर, उनकी कल्पनाशीलता जो होती है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 6, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, जो स्वयं का उन्हें त्रुटि विश्लेषण करना है, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, विद्यार्थी की समझ में और अधिक फासला पैदा करते हैं, या विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा जो विद्यार्थियों के अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी स्वयं की त्रुटियों को देखते हैं तो वो क्या होगा, जब हम अपनी ही त्रुटि का एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ फिर हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, और आपका क्या स्कोर है आप मुझे वो भी बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 है प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। सेकंड है प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। नेक्स्ट है घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। और नेक्स्ट हो जाता है घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर अपना हो जाता है जो कि है नंबर 1, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहे। तो उन्हें सीखने में लंबा तो समय लगता है, ठीक है, और वो लंबी ही अवधि के लिए हमारे दिमाग में याद रहती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वीडियो तो ये बड़ी होगी क्योंकि आपको बताया समझाया जा रहा है, ठीक है, सारे आंसर्स, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर इनके आंसर्स लगा लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक है कौन सा गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाता है 9, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने में सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। सही बात है, ये तो इसमें कोई गलत नहीं है, कारण तो हमारा ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं सही हैं, तो इसका आंसर हो जाता है ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या जरूरी है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाता है वो आंसर होता है 1, जो शिक्षार्थी होते हैं उनको स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, खोज आधारित उपागम में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 12 है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जाती है। वो स्थापित की जाती है क्या सामाजिक रचनावाद पर या मनोविश्लेषण पर या व्यवहारवाद पर या मनोगत्यात्मकता पर। वो होती है सामाजिक रचनावाद पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए, ये है। या फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, कारण है भावना और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाता है? इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर है हमारा, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, क्या आंसर हो जाता है इसका? इसका आंसर हो जाता है दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकती है? वो किस प्रकार सक्षम बनाएगी? क्या पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर? क्या सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर? क्या छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके? या फिर पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके? तो इसका आंसर हो जाता है छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, मतलब जिससे हमें अपने अंदर से ही अभिप्रेरणा मिलती है? वो जाता है दूसरों के साथ कंपटीशन करके? नहीं। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने में अभिप्रेरणा? नहीं। बाहरी पुरस्कार से? नहीं। तो वो होता है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से प्रेरित अभिप्रेरणा। जब हमें अपने अंदर से ही आनंद की अनुभूति होती है या हम रुचि लगाकर किसी काम को करते हैं तो वही हमारे लिए आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं अदर टीचर्स से कि मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है, किसी के कहने से कोई मोटिवेशन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषता लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है? मीन्स ये जेंडर और एक विकास के बारे में है। तो उसकी जो डिबेट थी वो कौन सी डिबेट जाता है, सभी को पता है, वो डिबेट है प्रकृति परिवेश का। ठीक है, नेचर एंड नर्चर वाली जो डिबेट है वही सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट हो जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज करता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेती हूँ। ठीक है, इसका है जिसमें हम अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं, पर्सनैलिटी को और ऑक्यूपेशन को, मतलब किसमें हमारा मन होता है कि हम कमाएंगे और अपनी आइडेंटिटी को बनाएंगे, वो अडोलोसेंस में होता है। ठीक है, किस में होता है? वो अडोलोसेंस में। चलिए जिसे किशोरावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से कथन, ये कथन पढ़ने हैं हमें, सही है गलत है वो बताएं। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। इसका कारण है समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो आप आंसर बताइए, आपने क्या लगाया है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाता है वो होता है ए सही है लेकिन जो आर है कारण जो है इसका वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? मतलब फॉर्मल जो आपकी फॉर्मल है उसको ऑपरेशन थिंकिंग से नहीं, फॉर्मल को कॉन्क्रीट से डिफरेंस करती है। देखो, जो वस्तु स्थायित्व ये भी नहीं है, प्रतीकात्मक खेल है ये भी नहीं, क्योंकि ये तो सेंसरी में आ जाते हैं। संरक्षण कॉन्क्रीट में आ जाता है, लेकिन जो अमूर्त है वो फॉर्मल में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वे विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो वो क्या थी? उन्होंने अनुभव पर नहीं, परिपक्वता भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, तो उनका है संस्कृति। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? कानून और व्यवस्था उन्मुखी, मानवता के लिए सामान्य न्याय, ये भी नहीं है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, यही हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ये हो गई नहीं जब ये थर्ड वाला हो गया तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाता है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं, दोस्तों से सहयोग कर सकते हैं। तो आंसर यही हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें ये बताना है ये सही है या गलत है। चलिए तो हम अपना आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयामों और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये तो अभिकथन है। कारण क्या है? बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होता है? आपने क्या लगाया है मुझे बताइएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ए और आर दोनों एक गलत है। ठीक है, कि इसका अभिकथन भी गलत है और आपका कारण भी, क्योंकि बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता थोड़ी ना है, इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। देखिए छोटा बच्चा होता है तो उसमें बुद्धि डिफरेंट होती है, जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसमें बुद्धि डिफरेंट हो जाती है, इसी तरह से। चलिए वो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, वो क्या कोशिश कर रही है? जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थितियों का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, या फिर जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। तो वो किस चीज़ का काम कर रही है? वो कर रही है जो जेंडर रूढ़िता है जितनी भी, उसको वो ख़त्म कर दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभिकथन वाले जो हैं ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाए ना एग्ज़ाम में तो सारा टाइम फिनिश है, और यही होता है। चलिए अभिकथन है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ये सब गलत, जितनी भी चीज़ें हैं ये गलत हो जाती हैं, ये तो गलत है। नेक्स्ट है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। ये भी गलत है, मीन्स दोनों ही इसके गलत हो जाते हैं। तो सेकंड वाला इसका आंसर हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर कोई रोबदार नहीं होता, ना ही हर कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? उनको कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियों के रूप में, या फिर विविधता का सामान्य चित्रण, या फिर उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मानदंड, या फिर कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता। तो इसका आंसर हो जाता है विविधता का सामान्य चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, प्रारूप संदर्भित, मापदंड संदर्भित। तो वो होता है आपका मानक संदर्भित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा आकलन के बारे में कौन से कथन सही हैं? आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए। नेक्स्ट है आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। या नेक्स्ट है आकलन को छात्रों को सीखने के लिए, देखो डर का भाव तो बिल्कुल नहीं, मानकीकृत स्टैंडर्ड ये नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाता है हमारा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो हमारा सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। या फिर एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखन में निहित मान्यताओं को पहचान करें। या फिर एक विशेष अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचान। तो आंसर इसका हो जाता है, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों को आपको पढ़ना है और उनमें डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैथ स्टार्ट हो जाता है, मैथ एंड साइंस। ये क्वेश्चन है 7x - 1/4। इसका आंसर आपका हो जाता है 31। मैथ का मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं 31। सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है 2x - 4x का, इसमें गुणनखंड बताना है। तो आंसर हो जाता है 3x - 6y + 1। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉपकीपर का, जिसने पंखों के रेट वाला है। पंखे को 1500 पर खरीदा और इस पर 2500 मूल्य अंकित करता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाता है 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संख्याएं 4, 10, 12 ये इस तरह से जोड़ा जाता है तो उसका क्या आंसर आ जाता है। उसका आंसर आता है हमारा 19। ठीक है, सेकेंड वाला आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3x - 30 डिग्री और 2x + 20 डिग्री तो संपूरक कोण है, तो 2x - 4 डिग्री का मान क्या होगा। इसका हो जाता है 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज PQR के कोण P और Q क्रम से हैं 30 डिग्री और 50 डिग्री। यदि कोण P और Q के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो उसका आंसर क्या होगा 250। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न मापनों में से किनके एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। तो वो है 2.5, 6.5 और 6 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे ना कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, किस अक्षर में गुणन सममिति नहीं है। इसका आंसर हो जाता है ई में। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS, इसका आंसर हो जाता है आपका 9। ठीक, मैथ्स वगैरह ये बहुत टाइम टेकन थी। साइंस में भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो इतना टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा, कि जिन क्वेश्चंस को आपको पढ़ने में मिनिमम 1 मिनट लग रही है पूरी, और टाइम ऐसे ही फिनिश हो जाए। लगता है ना कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने, लेकिन जब दिमाग घूमता है ना कुछ समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम हॉल में बैठकर। इसीलिए तो इन क्वेश्चंस के लिए ना पहले से ही प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है। 40 क्वेश्चन के लिए हमारा है कि समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रम से हैं 52 और 128, तो इसका आंसर हो जाता है 8। ठीक है, इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 वाला है, तो इसका आंसर हो जाता है 15 सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर है 12 सेंटीमीटर, जो कि जिसकी भुजाएं हैं 8, 6 और 10। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 43। 42 तक हमने कर ली है ना, 43 है क्वेश्चन नंबर 43। मीन मोड मीडियन वाला आ जाता है। इसमें बहुलक और माध्यक है, मीडियन और मोड। इसमें हमें बताना है, इसका आंसर हो जाता है 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें आंसर होगा, ये कौन सा है, ये एक तरीके से ये ताशों की गड्डी वाला हो जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, प्रायिकता। इसमें इसका आंसर हो जाता है 3/26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें दो संख्याएं हैं, उनमें घटाने पर 7 और 3 शेष होता है। तो बड़ी संख्या देखो, इसमें ना
बड़ी संख्या है 40, लेकिन मैंने आंसर 20 लगा दिया, मेरा ये गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.4 बार प्लस 0.6 बार, इसका आंसर हो जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 47 का आंसर हो जाता है हमारा, इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर। पहले तो भिन्न ही निकालनी आ जाए, 81/112, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो इसका आंसर है 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें क्या करना, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये आया था, लेकिन जो इसका मैंने आंसर की देखिए उसमें आंसर आ रहा है 6 और 1, क्योंकि मैंने ये रख के देखा था तो मेरा तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है इसी तरह से। तो आप भी ना एक बार इसको चेक कर लीजिएगा 5 और 1 रख के, क्योंकि मेरा 5 और 1 रख के बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 50 का आंसर क्या है मैं आपको बताती हूँ। 50 का आंसर a-b, ये फॉर्मूला लगा के तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही इसको टिक कर दिया, लेकिन छोड़ के नहीं आई हूँ, छोड़ के आना भी, छोड़ के आती तो भी ठीक है। 2 4/5, ठीक है। अब हमारे आ जाएंगे पेडागोजी में, जो मैथ के क्वेश्चन पेडागोजी में होते हैं वो हमारे आ जाते हैं। चलिए तो अब हम उनको देख लेते हैं। जो दशमलव, देखिए क्वेश्चन है, जब दशमलव संख्याएं 1.5, 0.23, 1.6 और 0.034, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, तब एक विद्यार्थी ने इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया: 0.23, 0.034, 1.5, 1.6, 1.13। विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है, देखना है अब इसमें उपयुक्त कौन सा है। शिक्षिका को विद्यार्थी को दशमलव संख्याओं को क्रमबद्ध करने के नियम और प्रत्यास्मरण करने और तत्पश्चात उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के दशमलव संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित किया है। विद्यार्थी ने दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके असावधानी बस एक त्रुटि की है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ जो मैंने ठीक लगाया है। इसका आंसर है सेकंड वाला। उसके अंदर ये भ्रांति विकसित हो गई है कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर हैं वो बड़े हैं, तो इस चीज़ को, यही इसका उपयुक्त आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने बच्चों को एक एक इकाई की 6 वर्ग काटने को कहा, ठीक है, और फिर उनसे पूछा इन वर्गों का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियाँ बना सकते हैं। सबसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी और सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है इसमें बताना है कौन सा सबसे कम उपयोग से। बच्चों के क्षेत्रफल और परिमाप के अधिगम का आकलन करना, याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना, या बच्चों को सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के अवसर देना। तो इसका जो आंसर होता है यही हो जाता है सबसे खराब आंसर जो होगा, याद किए हुए संदर्भों को में लागू करना, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे को एक समीकरण दी हुई है x + 7 = 15। वो क्या करता है, वो इस समीकरण को हल करता है, जैसे x + 7 - 7 = 15 और x = 15। अब उस बच्चे के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक कार्यनीति है वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। श्यामपट्ट पर उसी समीकरण को हल करने के लिए बच्चों से कहें, या बच्चों को समीकरण हल करने वाले बहुत सारे सवाल दें, या बच्चों को सवाल सरल भाषा में समझें। तो इसका आंसर हो जाता है वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, ठीक है। नेक्स्ट है, NEP 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों में कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए जाने चाहिए। जो शिक्षार्थी हैं,
संबंधों में पैटर्न खोजना, बीजगणित से सरसमीकाओं को याद करना। देखो याद करने वाला तो होगा ही, तो मैंने इस क्वेश्चन को तो ऐसे किया था, जहाँ भी है ना टाइम टेकन था ना बहुत, मैंने जहाँ भी काट दिया कि बीज आना ही नहीं है, क्योंकि अगर कहीं और बी नहीं होता ना तो फिर मुझे चूज़ करना पड़ता। तो इसका आंसर यही हो जाता है ए और सी। ठीक है, जहाँ जहाँ बी है ख़त्म करो और सी वाला डी वाला लगा दो। तो इसका आंसर हो जाता है ये आपका 4th, ए और सी, क्योंकि बी तो आना ही नहीं है और सब में बी भी है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कक्षा 8 में आकृतियाँ पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। कौन सा उपयुक्त कारण है? आकृति वस्तुओं का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंधों को बढ़ाती हैं। यह गणित की कक्षा के नियमित, देखिए इसका जो आंसर हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। वस्तु नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यह गणित की कक्षा के नियमित शिक्षण के विराम होगा और विद्यार्थी के संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। जो सबसे उपयुक्त होगा वो बताना है हमें। ठीक है, जो सबसे उपयुक्त होगा वही हम बताएंगे। सीबीएसई की सिफारिश है, शिक्षार्थी ने अधिकतम पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और इसे मज़ेदार बनाने के लिए। नहीं, इसका जो आंसर हो जाता है, आंसर होता है इसका 1, इसका 1। ठीक है, आकृति वस्तुओं का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों में संबंधों को बढ़ाते। आकृति जो है वो वस्तुओं का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की जो यात्राएं होती है वो विभिन्न विषयों में संबंधों को वो बढ़ाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा, बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को क्या करना चाहिए? उमा को चाहिए कि वो क्या करे, वो श्यामपट्ट पर बेलन का पिक्चर बनाए और उसके लिए किनारे दर्शाए। लेकिन ये मैंने गलत कर दिया, प्रशंसा करे। जल्दी में दिमाग ऐसे ही घूमता है कि समझ में ही नहीं आता। एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देती है और कहती है कि इसकी बड़ी और छोटी 5 छवियां बनाइए। तो बच्चों क्रियाकलाप करने का उद्देश्य नहीं, जो बेकार उद्देश्य है वो बताना है। अंकगणित और ज्यामिति को एकीकरण करने के अवसर प्रदान करना, सर्वांग सम और समानता की अवधारणा का परिचय देना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में अनुपात और समानुपात की अवधारणा को लागू करना, या भिन्नों के अनुप्रयोगों का अभ्यास प्रदान करने के लिए कहना। इसका आंसर हो जाता है सेकंड वाला। और हो भी सकता है देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 1-2 के आंसर चेंज भी हो जाएं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 1-2 आंसर चेंज होते हैं क्योंकि हम कुछ मानते हैं और वो कभी कभी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं? देखो बंद सिरे वाले मतलब क्लोज एंडेड होते हैं, जिनका सिर्फ एक आंसर होता है, तो वो अपसारी चिंतन में तो होते हैं। बट जो जिनमें नहीं आता है वो देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए नहीं करेंगे, वो क्रिएटिविटी नहीं करने देंगे, वो हाई ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाता है ए, सी और डी। ए, सी, डी दूसरा वाला, क्योंकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में तो होता ही एक आंसर है उसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? गणितीय पदों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करना, गणितीय संबंधों को अमूर्तन के प्रयोग से समझना, या दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सीखी गई गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग करना, या गणितीय तथ्यों का कारण देना। इसका आंसर हो जाता है तो गणितीय परिभाषाएं हैं उनका प्रत्यास्मरण करना, जो कि गलत है वही बताना है हमें। आंसर हमारा हो जाता है यही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, वो थे रामानुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारे साइंस के। साइंस के क्वेश्चन इतने लेंथी थे कि मतलब कि एक बार उस क्वेश्चन को पहले तो पढ़ने में ही 1 मिनट वेस्ट हो रही थी, पूरी 1 मिनट, और भी ज़्यादा ही लग रहा होगा बेशक टाइम, क्योंकि भाई समझना पड़ता है चीज़ों को, आंसर फिर देने पड़ते हैं। इतना लेंथी पेपर था ना, पेपर में वैसे कुछ नहीं लेकिन लेंथी इतना बना दिया था पेपर को, बहुत ज़्यादा। और लेंथी हो जाता सो ही टाइम ख़त्म हो जाता। एक तो सेंटर पे वो जो टीचर्स होते हैं ना, जो सेंटर में
मतलब वही साइन जिनकी ड्यूटी लगी हुई होती है वो क्या करें, चिक 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 इतनी कचर कचर करते हैं ना, कभी ये कभी वो, फलाना ढिमकाना, इतनी करते हैं बहुत ज़्यादा। और डिस्टर्बेंस इतना करते रहेंगे बार बार, कभी किस चीज़ को ले आते हैं कभी किस चीज़ को, 1 मिनट का भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। ये नहीं सोचते हैं एग्ज़ाम वाले बस 1.5 घंटा दिया है, इट मीन 1.5 घंटा दिया है, 1.5 घंटे में कॉपीज़ को ले लेनी है। चलिए तो अब हमारे आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चन, कि साइंस के किस किस तरह के हमारे क्वेश्चन। एक सेकेंड, लाइटिंग ठीक नहीं हो रही है, एक सेकेंड रुकिए बस थोड़ा सा। ठीक है, हमारे साइंस के अब आ जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है हमारा, किस निम्नलिखित कथन पढ़ने हैं हमें। ये भी अब देखो अभी कथन आ गए ना, ये इतने यही चलते रहेंगे, अभी कथन अभी कथन। अभी कथन है, रोगों एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु जो गंदा पानी होता है उसका उपचार अनिवार्य है। कारण हो जाता है, गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। तो इसका आंसर हो जाता है, कुछ समझ में भी तो नहीं आती चीज़ें हैं क्या। इसका आंसर है ए सही हो जाता है और आर जो है वो गलत है। भाई गंदा पानी अब ठोस अपशिष्ट तो नहीं है, लेकिन जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण का तो कारण है ही, पता नहीं क्यों। आंसर ये है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, श्वासरंध्र और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्रम से कीट और पर्ण गैसों का विनिमय करते हैं। बी हो जाता है, किसी पर्ण में रंध्रों की संख्या श्वासरंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वासरंध्रों की संख्या अधिक होती है। सी है, रंध्र और श्वासरंध्र दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। इसका जो आंसर होता है सिर्फ ए वाला जो सही है ना, वही केवल ए सत्य है और सब इसके गलत है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। ठीक, तो इसका आंसर है, देखो रुधिर को फुफ्फुस धमनियों में ढकेलता है और भी ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। वाम मलिंद से रुधिर डी तक प्रवाहित करता है और ई में है शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए वाला आंसर हो जाता है। दक्षिण निलय, फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस शिराएँ, वाम निलय और दक्षिण। ठीक है, अपना आंसर आप मैच कर लीजिएगा, आपने कौन सा लगाया है आंसर। नेक्स्ट है, ये देखो फिर परिकथन आ गई, यही आ जाते हैं बस, कथन ही कथन आ जाएंगे, अभिकथन और कारण। परिकल्पना सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनती हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाता है वो हमें देखना है। ये जो है इसका आंसर देखिए, आंसर जिन लोगों ने बताए हैं उन्होंने बताया है और आर दोनों असत्य हैं। ये लगा लीजिएगा आप, अगर कोई चेंजेस है तो वो देख लीजिए। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। ठीक है, और जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है वो क्या मानती है उसका पता चलेगा। नेक्स्ट है, सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। कैक्टस मरुस्थल पौधा है, मरुस्थलीय पादप पौधे के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं। छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, ये तो मैंने ठीक लगाया था आंसर इसका, अवलोकन और अनुमान। सेकंड वाला जो है वही हमारा इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, जो बताना है इसमें, किसी एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएगा, केंचुआ क्या खाता है, सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव होता है, या फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसा प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ये जीवाश्म वाला, जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो ख़त्म ही नहीं होता है, बनता ही रहता है, इस पर कैसे हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, देखिए ये भी कितना बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है बच्चों को ले जाने के लिए। विद्यार्थियों ने कुतुब परिसर में लोहे का स्तंभ देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थी को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा, जो 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती है जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें
जंग लगी हुई है और जंग लगने के कारण और उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। तो इसका क्या है, इसमें जो शिक्षिका है उसने वर्गीकरण किया है, अवलोकन किया है और परिकल्पना की है। ठीक है, तो बच्चे अपने तरीके से ही तो लिखेंगे, बच्चों ने परिकल्पना की है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, हमसे किसी चीज़ का आंसर मांगे तो हम अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ का आंसर देते हैं, ना कि ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ याद थोड़ी ना करी है। जैसे कि हम सीडीपी में देते हैं, सीडीपी में भी तो हम आंसर इसी तरह से देते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है, मतलब नहीं वाला बताना है। विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आधा धुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी आवर्ती सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच कर रहे हैं। या फिर नेक्स्ट है परिपथ के दोनों सिरों के, तो इसका आंसर हो जाता है सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पता नहीं आज फ़ोन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। क्वेश्चन है विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में प्राय ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसे ही एक कहानी है चीन के रेशम। देखो ये भी आ गया ना इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब टीचर वहाँ लेके गई है, वहाँ लेके, जैसा भी आया था कुतुब मीनार वाला। सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ए, बी और सी वाला। मतलब ये तीनों ठीक हैं, लेकिन जो ये है ना बटन वाला बोझ कम करने का, ये गलत है। बट ये वाला आंसर मेरा गलत हो गया है क्योंकि मैंने कुछ और लगा दिया। वहाँ पर होपलेस तो वैसे हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा आंसर ठीक है, कौन सा आंसर नहीं है ठीक, सारे ही आंसर सेम लगते हैं। नेक्स्ट विज्ञान की संस्कृति, ये है क्वेश्चन, कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके, विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना, प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, या फिर विद्यार्थियों को तात्कालिक अनुभव प्रदान करना, या फिर तात्कालिक वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। तो इसका आंसर हो जाता है विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित कौन सी होगी। गुंजायमान कथानक और गलनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या, विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना और उन्हें धातु के नियमों अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। यही हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, उनको सामग्री दे देंगे और उनसे कहेंगे कि गुणों को बताइए जो धातु अधातु के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आ गया ना बड़ा, देखो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। S1 है, मीमांसात्मक सैद्धांतिक सिद्धांतों को सत्यापित करने हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित प्रयोग को प्रस्तुत करना आवश्यक है। दूसरा है, विज्ञान की प्रकृति को समझने में गतिविधि और प्रयोगात्मक साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आगमनात्मक उपागम द्वारा अधिकांश अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। तो इसका आंसर यही है। देखो S1 और S2 दोनों सही हैं और S2 S1 का सही कारण है। ठीक है, S3 के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा 6 में बल पर पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है। क्योंकि अगर आप लोग भी हैं, आप टीचर हैं, अगर आप सबसे पहले अगर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को ना चैप्टर का जो नाम है उससे अकॉर्डिंग मिलता हो, मतलब चैप्टर के बारे में पूरा कंक्लूजन दे देंगी, इस चैप्टर में ये चीज़ है, ये चीज़ क्या होती है। तो वही बताया गया जिसमें वह बल की कल्पना करने के लिए कहती है। और वे क्या करेंगे अगर वे गेंद को मैदान पर बहुत लंबी देर तक लुढ़काए रखेंगे इस तरह से। इसका आंसर क्या होता है हम देख लेते हैं।
विद्यार्थी का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, विद्यार्थी की पूर्व अवधारणा को आंकने के लिए, अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षाशास्त्री रणनीति को निर्धारित करने के लिए, शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है फोर्थ वाला, बी और सी वाला। ठीक है, बी और सी बिल्कुल ठीक है, और ये सब चीज़ें गलत है। सक्षम बनाने के लिए, बल को परिभाषित, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। टीचर जो है उसका कि बच्चे को पहले से क्या चीज़ें आती हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए फिर आ गए ना ये रिक्त स्थान। यौनारंभ पर मादाओं में अंडाशय का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है, नर विषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होता है। इन हार्मोन का उत्पादन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। एक परिपथ में 3 समरूप बल्बों और एक स्विच को विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है, जैसे कि नीचे दिया गया है। इस व्यवस्था में बल्ब सर्वाधिक प्रदीप्त होंगे। जो होगा इसका आंसर हो जाता है व्यवस्था बी, सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है। ठीक है, तभी वो प्रदीप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर आगे अभिकथन। ये अभिकथन ने दिमाग ही खराब कर दिया। अभिकथन, एनोडीकरण धातु को संचारण से बचाने की एक विधि है। एनोडीकरण लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाता है ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि जो उसमें होता है ना, वायु में उपस्थित जो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड। ये है अमोनियम क्लोराइड HCl। इसका आंसर यही हो जाता है NH4 NaOH, जहाँ पे ए पर आ जाएगा NH4, बी पर आ जाएगा NaOH, सी पर आ जाएगा HCl, डी पर आ जाएगा NaOH। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए, चीनी का एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामेलीकरण होने तक गर्म करना, तो एक रासायनिक परिवर्तन। इसका थर्ड वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के आयन में, अब हम क्वेश्चन आ गए 80 पर। किसी तत्व के आयन में 2 धन आवेश हैं, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन की 14 है। तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 11। कितनी हो जाती है? 11। नेक्स्ट है हमारा जो प्रकाश, हमें बताना वायु के माध्यम ए में प्रकाश की चाल कैसी होगी और दूसरे में कैसी होगी। तो एक्स पर आ जाएगा हमारा, एक्स घटती है, वाई पर आ जाएगा हमारा अपरिवर्तित रहती है, और जेड पर आ जाएगा वृद्धि होती है, और डब्ल्यू पर आ जाएगा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर हो जाता है 1 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी देखिए आ गया ना, स्थिति 1 स्थिति 2। 1 है संस्तर स्थिति और विसंस्तर स्थिति में जड़ों की वृद्धि एवं शाखन जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। सी संस्तर स्थिति खाद्य वृद्धि में समृद्धि है और जो मृदा को कोमल और छिद्रिल बनाती है। तो इसका आंसर हो जाता है जो सिर्फ 1 वाला ठीक है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको चाइना रोज का सूचक दिया जाता है, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। प्रथम परख नली में अपनी दो विलय एक की डाली और विलयन के रंग में कोई परिवर्तन प्रेक्षण तो उदासीन है। 2 बूंद दूसरी परख नली 2 बूंदे बी की डाली और हरा रंग मिला, मीन्स आपको मिल जाता है क्षारीय, और आपको अगर गुलाबी रंग मिलता है, मैजेंडा मिलता है, वो हो जाता है अम्लीय। तो इसका आंसर हो जाता है 1 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84। किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। जेड दूसरा है, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों
सही है। 85 क्वेश्चन है, धातु के दो समरूप पात्र लिए गए, पात्र ए को बाहरी सतह पर काला और बी को बाहरी सतह पर सफ़ेद रखा है, तो क्या होगा। नंबर 1 है, दोनों पात्रों को सूर्य की रोशनी सीधी रोशनी में रखा गया है। 2 है, कुछ घंटों के पश्चात दोनों पात्रों को छायादार क्षेत्र में रखा गया है। तो क्या हो, उससे क्या होगा, जो पात्र ए है वो बी की अपेक्षा शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा, खोएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जो संपर्क क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो किया जाता है धारा के प्रवाह बढ़ाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं करते, तो वो है ग्रसिका, बृहदात और मलाशय। नेक्स्ट है, कथन को पढ़ना है और बताना है। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, टेडपोल गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, सांप अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं। तो आंसर हो जाता है ए और बी। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है हमारा। 90 का आंसर है, आपको बताना है, XYZ की पहचान करनी है। वह भाग जो परागण उत्पन्न करता है वो होता है परागकोश, जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है वो अंडाशय। वह मादा जननांग जब परागण अंकुरित होते हैं वो वर्तिकाग्र है। और फूल का वह भाग जो कीटों को आकर्षित करता है वो होती हैं पंखुड़ी। ठीक है, तो 1 वाला आपका इसका ही आंसर हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हमारा क्या। नेक्स्ट में आगे हमारी हिंदी स्टार्ट। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 60-90 हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमारा आ जाता है 91, जो कि हमारा है हिंदी का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन में क्या है। देखिए, ये एक पैराग्राफ मिला है हिंदी के क्वेश्चन के लिए, और पैराग्राफ को पढ़कर आंसर नहीं देते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम टेकन, वैसे ही टाइम नहीं रहता है तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नागों का गुण नहीं है, नागों का जो गुण नहीं है वो है घुमक्कड़ होना। देखिए, और सब चीज़ तो गुण दिया हुआ है। नागों का गुण है कुटिल भी है, निर्भय भी है, कुटिल भी है, विशैला भी है। ठीक, लेकिन जो घुमक्कड़ का है वो नहीं है। भिन्न शब्द चुनना है, इसमें जो कुटिल है वो भिन्न शब्द है, क्योंकि और सब में ना प्रत्यय लगा हुआ है ता। हो अधीर मन मत मानवते, इसका है मानवीकरण। ठीक है, जो मानवीकरण का होता है बढ़ा चढ़ा का मानव, मतलब कोई भी अगर हम अपनी किसी बॉडी के पार्ट के बारे में बता रहे हैं, या फिर कोई फूल है या कोई भी चीज़ है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, वो होता है मानवता, वो मानवीकरण। कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, इसका आंसर है क्योंकि धरती की जो कोमल किरण है वो जूझ रही हैं। ठीक है, 4 चतुर्दे विकट धूम का आश्रय, इसका आंसर है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है। नेक्स्ट है, बचाव या त्राण कहाँ है, बचाव और त्राण जो है वो कोमल किरण के जूझने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है, तो वो हो जाता है साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई होती है, अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जाने वाली इस मदद के क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है, उसको बोलते हैं श्रव्य भाषणवाद। 2-4 क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर भी हो सकते हैं, वो क्योंकि वो डिपेंड करता है CBSE पर कि CBSE किसको आंसर मानती है। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमें, एक बच्चे को अपठित गद्यखंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्यखंड के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है, जो उसको जाना जाता है सरसरी तौर पर पठन। ठीक है,
नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थी को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों को के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। तो इस गतिविधि को हम बोलते हैं रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? वो होती है हमारी, वो जिसमें होती है वो होती है संदर्भित रहित संप्रेषणात्मक कार्य। पठन के बारे में कौन सा कथन पर विचार बताना कौन सा ठीक है? पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की रचना और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करता है। तो इसका है बी तो सही है, लेकिन जो ए है ना वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, इस अपनी फ़ोटो को थोड़ा साइड कर देती हूँ, अपनी वीडियो को। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहना और उसके बाद बोध आधारित प्रश्न करना, या फिर अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देना, या फिर अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। तो इसका आंसर यही होता है, फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अर्थ के पहलू से संबंधित है? तो वो हो जाता है अर्थग्राम। ये मेरा गलत हो गया है, मुझे पता ही नहीं था कि इसका आंसर क्या है, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? वो बताना है। भाषा अधिगम का जो सिद्धांत नहीं है वो है किसी चीज़ को कंठस्थ करना, नियमों को याद करना। ये हो जाता है जो सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और बच्चों से शिक्षार्थी से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है। तो वो क्या करना चाहता है? जो मध्य के लिखे इस शब्द से संबंधित हो, मतलब कि जैसे राम दे दिया, राम के बाद श्याम, इन शब्दों के बारे में सोचने के लिए कहता है। तो वो हो जाता है शिक्षार्थी की शब्द संपदा में सुधार करना चाहता है वो। नेक्स्ट है, अभिकथन है, शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत संवेदनशील अवधि होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना। नहीं, ये ठीक हो जाता है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के एनईपी के बारे में बताना है। 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है जो बहुभाषावाद के दोनों को इसमें लाभ होगा। इसका आंसर 1 वाला हो जाता है। कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विभिन्न प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? इसको वर्णित किया जाएगा दो भाषा रूप में। मतलब किसी जगह ना एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां होती है तो उसको द्विभाषा रूपिता है। मैंने तो इसको बोली लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ एक कार्य करते हैं और उसको विभाजित किया जाता है, एक 2 खंडों में विभाजित करते हैं। एक बालक अपनी पाठ्यपुस्तक अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है, जो दूसरा है वो सुनकर उसको लिखता है। तो इस गतिविधि को क्या बोलते हैं? देखो, मैंने तो आंशिक श्रुतलोक लगाया है, लेकिन इसका जारी रखने वाला श्रुतलोक भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर आपने दोनों में से कोई भी लगाया है तो चलेगा। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट गद्यांश आ जाता है। गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग क्या है, क्या नहीं है? देखिए इसमें ना ये तीनों चीज़ें तो आ रही थी। जो ये विज्ञान वाला है ना, वैज्ञानिक वाला, ये नहीं था, तो यही था। इसमें हमें जो भिन्न शब्द है वो पहचानना है। मेरे अकॉर्डिंग तो साहित्य है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। इसका आशय आवश्यकता होने पर कुदरती संसाधन का उपयोग करें जब हमें नीड हो। लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है लोक धन उन्मुखी। नेक्स्ट की परंपरा का वर्णन नहीं है। जो ये चैप्टर है इसमें लोकगीत का नहीं है, लेकिन लोक साहित्य, लोकशास्त्र और लोक विज्ञान का मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है? वो है किताबों की ज़रूरत होना। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है। लोकशाला के लिए यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है। ये सारे पैराग्राफ से ही हैं, आप अपना चेक कर लीजिएगा।
लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है? जो लोकशाला है, लोकशाला में किताबी ज्ञान देना, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कंठस्थ हो जाया करता था। लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? लोकशाला में जो आपको मिलेगा पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश का देखते हैं कि इंग्लिश का हमारा क्या है। इंग्लिश में भी अच्छा है, इंग्लिश में इस बार मेरा स्कोर थोड़ा मुझे लग रहा है तो ठीक है। आप देखते हैं कैसा होता है पेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज इन द पैसेज इन सिमिलर इन मीनिंग टू द पैराज अनेबल टू द रीच? इसका हो जाता है इनक्रीजिबल, तो इसका हो जाता है फोर्थ वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वो अपोजिट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन, अपोजिट बताना है। इसका बताना अंडरलाइन दी हुए पार्ट का ये क्या है? व्हेन दे वर फेस्ड विद स्टारवेशन, तो इसका हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ये वाला मेरा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमारे इसका जो आंसर है वो सी वाला है कि सी वाले में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लेमिंगो, ये पैराग्राफ से है। द फ्लेमिंगोज आर नॉट ऑर्डिनरी विजिटर टू कच्छ एज दे हैव बीन द हॉनर्ड गेस्ट ऑफ किंग लाखो। फ्लेमिंगो सिटी इज नोन as one of the biggest breeding ground of the greater flamingo. What has caused increased salinity in the Rann of Kutch? Construction of dam on rivers that flow into the region. Next है adaptation of linguistic diversity in a class will boost up the confidence of children leading to increase. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंट अवेयरनेस एज पार्ट ऑफ इमर्ज लिटरेचर स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंस? ठीक है, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिवन बिलो आर द लर्निंग आउटकम्स फॉर रीडिंग स्किल एट फाउंडेशन स्टेज। तो इसमें जो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CAB। इनको ना सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है। नेक्स्ट है 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग? इसका जो आंसर हो जाता है लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ रीडिंग स्किल? इसका आंसर हो जाता है स्टोरी टेलिंग सेशन बाय द टीचर। Which of the following statement correctly defined running dictations? वो हो जाता है चिल्ड्रंस का पेयर बना रहा और उनको डिवाइडेड करना हाफ। नेक्स्ट है ए चाइल्ड इज बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। वो हो जाती है नेटिविस्ट। The process right approach the element of the written process during which writes formally, उसको बोलते हैं पब्लिशिंग। नेक्स्ट है फॉर डीलिंग विद डिफ़िकल्ट वर्ड इन द टेक्स्ट ए लैंग्वेज, उसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू, इसको बोलते हैं कि लर्नर्स को जो बीच में जो स्पेस हो जाता है कुछ चीज़ नहीं आती तो उसको बोलते हैं ZPD। नेक्स्ट है एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज सेरिब्रल, उसको बोलते हैं एफेजिया, जो दिमाग में बिल्कुल भरा हुआ ही होता है। द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज इज पास्ड वन जनरेशन टू अनदर, उसको बोलते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन, एक जनरेशन से दूसरे पर। नेक्स्ट है बिटवीन 12 to 18 मंथ चिल्ड्रन जो करता है वो होता है होलोपैरेस्टिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एबिलिटी टू रीड, इसका आंसर हो जाता है ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑल लैंग्वेज हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टी, दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज यूनिवर्स। ठीक है, अब कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, इनको करते हैं। नया पैराग्राफ आ जाता है अब हमारा दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड
यूथफुल, इसके पास आ जाता है यंग। देख लेते हैं, एडल्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आंसर जब आंसर की जाएगी तब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फ्लिप द ब्लैंड। नेक्स्ट है व्हेन ए क्लॉज बताना है अंडरलाइन का, उसका हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर ये सेकंड वाला आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द एम्परर कॉल द डॉक्टर वन मॉर्निंग, क्योंकि उसको फीलिंग टायर्ड फीलिंग होती स्लीपली। 148 हो जाता है क्वेश्चन हमारा, द एम्परर वाज एंग्री बिकॉज द टी वर नॉट टेस्टी। ये मेरा गलत हो गया है, इसको देखते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ स्टेटमेंट दिया है जो कि इसी पैराग्राफ से, तो इसका आंसर हो जाता है ए करेक्ट है, सिर्फ बी रॉन्ग है। नेक्स्ट है द डॉक्टर गेव द एम्परर सम टी लीव्स टू हेल्प हिम स्टे अवेक। 1 वाला इसका ठीक है, 1 वाला, और मैंने इसका 2 वाला लगा दिया था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपका पूरा आंसर शीट करा दिया, और मैं जो एसएसटी के क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर की लेकर के आऊँगी। तो जिसका भी कितना स्कोर बैठ रहा है आप मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर दूँगी मैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा और अपने आंसर्स लगा लीजिएगा। मुझे बताइए आपका स्कोर कैसा रहा है, क्या 90 आए हैं, 90 प्लस हुए हैं, जिसका जैसा भी स्कोर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।